रचना बहू, आज तो खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आज तो क्या सच्ची बताओ, तुम रोज ही इतना बढ़िया खाना बनाती हो कि उंगलियां चाटते रह जाओ। अच्छा एक काम कर बेटा, मेरे लिए ना एक गर्मा गर्म रोटी और सेंक ला। वो क्या है ना, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अच्छा बहू, अब जब तू रोटी सेकने जा ही रही है तो एक करारी सी रोटी घी लगाकर मेरे लिए भी लेते आना। भाई रिटायरमेंट के बाद तो बहुओं के हाथ का खाना खाकर मेरा तो मन ही नहीं भरता, जी करता है खाता रहूं खाता रहूं। लेकिन आटा तो ख़त्म हो गया है, अब मुझे फिर से गूंथना पड़ेगा। ठीक है, अभी ला देती हूँ। रचना रसोई में जाती है, जहाँ उसकी देवरानी नेहा सबको खाना परोसने के बाद रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे नेहा, तुमने चकला बेलन तवा सब धुलने में ले लिया क्या? हाँ भाभी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, फिर हम भी सुकून से खाना खाएंगे। और अभी सबके खाने के बाद अगली शिफ्ट के बर्तन भी तो धोने होंगे ना। एक शिफ्ट खत्म होगी तभी तो अगली शिफ्ट लगेगी ना। मतलब क्या कह रही हैं आप भाभी? कुछ नहीं, तुम सब जल्दी से धोकर दे दो, मम्मी जी पापा जी को एक रोटी और खानी है। क्या? अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी कि किसी को रोटी चाहिए क्या। सभी ने मना कर दिया था, इसलिए मैं आकर गैस साफ करने लगी, और अब 2 मिनट में ही रोटी मांगने लगे। हाँ, अब मांगी है तो बनानी तो पड़ेगी। अब रोटी बनाऊंगी तो फिर से गैस और प्लेटफॉर्म साफ भी करना पड़ेगा, तवा चकला बेलन परात सब धोकर रखना पड़ेगा। ये रसोई नहीं, लंगर है, लंगर जो 24 घंटे चलता ही रहता है। अरे बहू जल्दी ला, पता नहीं एक रोटी बनाने में कितना समय लगता है। 2 लोग किचन में घुसी रहती है, फिर भी खाना टाइम से नहीं मिल सकता इस घर में। हर समय मुंह से मुंह लगाया फुस फुस करती रहती है। ला रही हूँ माँ जी। रचना जल्दी जल्दी रोटी बनाकर सास ससुर की थाली में रखने लगती है। तभी ननद सुरुचि कहती है, भाभी प्लीज़ 2 चम्मच चावल ला दो ना। सुरुचि, चावल तो जितना भी था सब तुम्हें और मम्मी जी को दे दिया, अब चावल नहीं बचा। अरे ऐसा कैसे नहीं है, अंदर 50 किलो की बोरी रखी है चावलों की, और मेरी बेटी को 2 चम्मच चावल के लिए मना कर रही हो। देख लो माँ, भाभीयों के राज में तो दाने दाने को तरसना पड़ रहा है। मेरे तो निवाले तक गिन रही है भाभी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, जाकर एक मुट्ठी चावल चढ़ा देना। अरे तेरी कौन सी बहुत मेहनत लग रही है, चावल तो कुकर 5 मिनट में बना देगा। नेहा लाओ कुकर इधर दो, चावल बनाने हैं। भाभी क्या फ़ायदा हुआ मेरा बर्तन साफ करने का, आपने वापस सब कुछ झूठा कर दिया। अरे तो क्या कर सकते हैं, इस घर में हमारी मेहनत किसी को दिखाई कहाँ देती है। खाना कुकर बना देता है, कपड़े मशीन धो देती है, और हम दोनों दिन भर एक टांग पर खड़े झक मार रहे होते। अरे ला ना नेहा, फिर से कर लेते, कोई बात नहीं। भाभी ये ना हमारे घर का रोज़ का ड्रामा हो गया है। जब हम काम खत्म करके निकलने को होते हैं तभी किसी न किसी को भूख लग जाती है। अरे खाने की भी तो कोई लिमिट होती है। किसी को 1 चम्मच चावल चाहिए होता है तो किसी को आधी रोटी। अब 1 चम्मच चावल या आधी रोटी तो बनती नहीं, झक मारकर हमें फिर से कुकर या तवा चढ़ाना पड़ता है। नेहा कर भी क्या सकते हैं, मना करोगी तो सब कहेंगी 1 चम्मच चावल के लिए बहू ने घर में क्लेश कर दिया। वैसे भी मैं अभी सुरुचि और मम्मी जी के अनमोल वचन सुनकर आ रही हूँ। तुम्हारी भी सुनने की इच्छा है तो जाओ, घुमाओ अंदर। रचना और नेहा परिवार की 2 सुंदर सुघड़ बहुएं हैं। दोनों मिलजुल कर बड़े प्यार से सारा काम निपटाती हैं। इनके बीच में काम को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, ना ही कोई ईर्ष्या की भावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह भाई वाह, अगर देवरानी जेठानी प्यार से मिलजुल कर काम कर रही हैं तब तो इनके जीवन में रस ही रस होगा, मधुर रस। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलेश तो भाई सबके जीवन में होता है, बस उसका रूप अलग अलग होता है। नेहा और रचना जितनी भी कोशिश कर ले, उन दोनों के ज़्यादातर काम यूं ही अधर में लटके रहते हैं। कभी वो बच्चों को होमवर्क नहीं करा पाती, तो कभी कपड़े प्रेस नहीं कर पाती। और इनके अस्त व्यस्त जीवन की सबसे बड़ी वजह है इनके घर का किचन, जो दिन भर इन दोनों को काम में उलझाए रखता है। रचना और नेहा दोनों 2-2 बच्चों की माँ है। सास ससुर और ननद को मिलाकर कुल 11 लोगों का परिवार है इनका।
लेकिन इन 11 लोगों के परिवार में खाना बनाने और खिलाने में ही नेहा और रचना का अधिकतर समय खत्म हो जाता है। सिन्हा परिवार जो एक बार डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो फिर वो जल्दी से उठने का नाम नहीं लेते। पहले एक रोटी, फिर एक और रोटी, फिर थोड़ी सब्जी और फिर सब्जी को ख़त्म करने के लिए एक और रोटी। इनका रोज़ का यही क्रम है। अब इस दिन भर चलने वाले लंगर से दोनों बहुएं बिल्कुल तंग आ चुकी है। भाभी, हमारा पूरा दिन रसोई में ही बीत जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं, रसोइया हूँ। बात तो तुम्हारी 100% सच है नेहा, लेकिन क्या करे समझ में नहीं आता। इन सबको कैसे सुधारे? खा खा कर सबका वजन महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं। अरे खाना बना बनाया मिल रहा है तो क्या 4 दिन का खाना एक ही बार में खा लेंगे? बिल्कुल ठीक कहा भाभी। अब तो बच्चे भी बड़ों की देखा देखी करने लगे हैं। नेहा, मेरे पास ना एक आइडिया है। अब लगता है बेशर्म बनने का समय आ गया है। रचना नेहा को पूरी योजना समझाने लगती है। अगले दिन सुबह की चाय के बाद, मम्मी जी लाइए, आज आपकी शुगर चेक कर देती हूँ। अरे क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है? अरे नहीं मम्मी जी, ये तो बस आपकी हेल्थ के लिए है। उम्र के साथ शुगर बीपी का खतरा भी तो बढ़ जाता है ना। रचना ने आज जानबूझकर चाय में ढेर सारा मीठा डाला था, इसलिए जब वो शुगर चेक करती है तो बहुत हाई आती है। हे भगवान, मम्मी जी आपकी शुगर तो बहुत हाई हो गई है। मैं आज ही डॉक्टर को बुलाकर आपका पूरा हेल्थ चेकअप करा देती हूँ। कहीं आपको कुछ हो गया तो? अरे शुभ शुभ बोल, मरे मेरे दुश्मन। तू जल्दी से बुला ले, तेरे पापा जी का भी चेकअप करा लेंगे लगे हाथ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर में दाखिल होता है और बारी बारी से सासू माँ, ससुर जी, ननद सबके ब्लड सैंपल लेता है। अरे माता जी, आपका वज़न तो आसमान छू रहा है। वज़न का कंट्रोल करिए, नहीं तो शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। इसे हल्की में मत लीजिए। और अंकल जी, आपका वज़न तो सैकड़ा पार कर चुका है। आज से आपको चावल और मीठे की तरफ देखना भी नहीं है और दिन में कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग करनी है। खाना भी बिल्कुल लिमिट में रखना है। हाय राम, ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गया। माता जी, बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है या फिर इंजेक्शन पर जीवन चलाना है? शुगर का इंसुलिन के अलावा कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर शुगर लिमिट से बाहर हुई तो हर बार खाने से पहले इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अरे राम 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 राम, मुझे तो सुई से बहुत डर लगता है। अब बहू मेरी ना, आज से बस 2 ही रोटी बनाना बेटा, मुझे अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना। शाम के समय सबकी ब्लड रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब फिर से घर आते हैं। मैंने कहा था ना माँ जी, आपको शुगर की शिकायत है। आपको चावल, आलू, मीठा और मसालेदार खाना नहीं खाना है और साथ ही हल्का भोजन करना है। स्वाति, आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन वज़न तो आपका भी बहुत ज़्यादा है। एक जगह पर बैठे मत रहो, घूमो, एक्सरसाइज करो और डाइट पर ध्यान दो। मोटापा 100 बीमारियों का घर होता है। और अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तुम्हारे शरीर को अभी बहुत से बदलावों से गुजरना है। डॉक्टर सबको खाने पीने की हिदायत देकर चला गया था। डिनर के समय, भाभी प्लीज 2 चम्मच चावल और ला दो। ये लो सुरुचि, 2 चम्मच चावल। अरे भाभी, ये क्या? अब तो सचमुच 2 ही चम्मच चावल लाई हो। हाँ, आज से आप सबकी डाइट का ध्यान रखना है ना, इसीलिए 2 चम्मच चावल मिलेंगे। थोड़ी देर बाद, अरे बेटा आधी रोटी और ला दे, गर्मा गर्म लाना। माँ जी, आपने तो 2 ही रोटी बनाने के लिए कहा था, तो मैंने 2 ही बनाई है। और आज से सबको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है ना, इसलिए सबका खाना बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। डॉक्टर की बात भूल गए या फिर याद है आप लोगों को? अब भला डॉक्टर की बात को कोई कैसे टाल सकता था, इसलिए मन मार कर सब अपना अपना खाना ख़त्म करके उठ गए। आज पहली बार नेहा और रचना ने भी समय से खाना खाया और अपना काम ख़त्म करके कमरे में पहुंच गई। रचना की इस आइडिया से कुछ ही दिनों में घर में सबकी आदत और सेहत में काफ़ी सुधार आ गया था। मम्मी पापा अब वॉक पर जाने लगे थे और खाना भी कंट्रोल में खाने लगे थे। बस एक राज था जो आज भी राज ही बना हुआ है कि उस दिन आने वाला डॉक्टर और उसकी रिपोर्ट्स दोनों ही नकली थे। किसी भी घर में देख लो, हमेशा देवरानी जेठानी आपस में लड़ती रहती है, पर परी और दिव्या के घर में ऐसा नहीं था। दोनों देवरानी जेठानी में ज़रा भी लड़ाई नहीं होती और दोनों बहनों की तरह रहती।
अच्छा, तो मेरी बहू एक साथ काम कर रही है। भगवान करे तुम दोनों के बीच का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे और कभी भी तुम्हारी लड़ाई ना हो। माँ जी, दिव्या को तो मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अगर उससे कभी कोई गलती हो भी गई तो मैं इससे नाराज़ नहीं होंगी। दीदी, इतनी अच्छी तो मेरी खुद की बहन भी नहीं है, और ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे दीदी, आपकी मौसी कब आ रही है? आप बता रही थी ना कि वो आपसे मिलने के लिए यहाँ आने वाली है। दिव्या वो मुझसे मिलने नहीं आ रही है, उनको कुछ काम था इसीलिए आ रही है। इसी बहाने इतने सालों बाद मैं और माँ से मिल भी लेंगे। वैसे मेरी मौसी कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। वो ना बहुत मजाकिया है, देखना उनके आने से घर में कैसे शोर शराबा रहेगा। अगर ऐसा है तो मुझे आपकी मौसी का इंतज़ार है दीदी। पूरा परिवार परी की मौसी कोमल के आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ दिनों बाद कोमल परी के ससुराल में आती है और आती ही परी से कहती है, हाय मेरी प्यारी बच्ची, कैसी है तू? तू जानती है तेरा नाम किसने रखा? किसने मौसी? मैंने, और किसने? और जानती है मैंने तेरा नाम परी ही क्यों रखा था? क्यों मौसी? वो इसलिए क्योंकि तू किसी परी से कम नहीं है। मैंने सोचा था तेरा नाम परी ही रखूँगी तो तू हमेशा परी की तरह रहेगी और इधर से उधर उड़ती रहेगी। पर आज इतने सालों बाद जब तुझे देख रही हूँ तो मेरी परी मुझे नौकरानी नजर आ रही है। हाय मेरी बच्ची, तू अकेले घर का काम करती है क्या? अरे नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए जिम्मेदारी मुझ पर ज़्यादा है। पर मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और घर के कामों में मेरी मदद भी करती है। मौसी जी, मैं हूँ दीदी की देवरानी। आप दीदी के साथ बैठकर बातें करिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। दिव्या परी की मौसी के लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। अब कोमल के सामने परी के सिवा कोई नहीं था और कोमल आते ही परी की ज़िंदगी में अशांति घोलना शुरू कर देती है। परी मेरी बच्ची, कितनी भोली है तू, पर तेरी देवरानी ना बहुत तेज़ और चंट है। तो जानती है ना, तेरी मौसी इंसान को देखकर बता सकती है। नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। दिव्या बहुत भोली और मासूम है। सच में परी बेटा, तेरा बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं तेरी देवरानी की सच्चाई अभी तेरे सामने लाकर दिखाती हूँ, रुक जा तू। परी और कोमल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दिव्या कमरे में आती है और परी को साइड में ले जाकर बात करती है। दीदी, घर में नमकीन बिस्किट सब खत्म है और अभी तक घर का राशन भी नहीं आया, क्या करूं? करना क्या है, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू किसी से मंगवा ले, फिर कुछ दिनों बाद तो घर में राशन आ ही जाएगा। अब परी बिना कुछ सोचे 500 रुपया दिव्या के हाथ में दे देती है। ये देखकर कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दिव्या के जाते ही कोमल परी से कहती है, परी, आखिर तूने अपनी देवरानी को 500 रुपये क्यों दिए? क्या उसका पति काम नहीं करता? क्या वो अपना खर्चा तुझसे ही लेती है? मौसी, भला मेरी देवरानी अपना खर्चा मुझसे क्यों लेगी? वो तो राशन खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने उसे पैसे दिए ताकि वो नमकीन बिस्किट और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आ सके। अभी घर का राशन भरवाना बाकी है। देखा, कहा था ना मैंने, तेरी देवरानी बहुत तेज है। अरे 100-200 का सामान ही तो लाना था, क्या अपने पैसे से वो भी नहीं ला सकती? पर उसने तो तुझसे पैसे मांगे। क्यों? मौसी तेरे घर पर आई है, उसकी थोड़ी ना, वो अपने पैसे क्यों खर्च करेगी? तू ना अपना ज़रा भी दिमाग नहीं लगाती। और 500 देने की क्या ज़रूरत थी? 100-200 का तो सामान लाना था। अब सारे पैसे तेरी देवरानी रख लेगी। अपनी मौसी की बात सुनकर अब परी के दिमाग में भी अपनी देवरानी को लेकर भेदभाव पैदा हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सब्जी के लिए परी पैसा दिव्या से मांगती है। दिव्या, माँ जी बाजार जा रही है, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो, वो सब्ज़ी ले आएंगी क्योंकि घर में सब्ज़ी खत्म हो गई है। पर दीदी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप जानती है ना, महीने के एंड तक मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। क्या तुम्हारे पास 100 रुपया भी नहीं है? होते तो दे ही देती ना दीदी। हाँ दे दिव्या, कम से कम तुम्हें अपने पास कुछ पैसे तो रखने ही चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने उस दिन तुम्हें 500 रुपये दिए थे ना, तुमने मुझे बचे हुए पैसे वापस नहीं करे। लाओ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं माँ जी को पैसे दे दूँ ताकि घर में सब्जी आ सके।
पर दीदी वो पैसे तो मैंने उस दिन माँ जी को दे दिए थे। क्या? तुमने वो पैसे माँ जी को दे दिए? अरे तुमने मेरे पैसे किससे पूछकर माँ जी को दिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था? आज पहली बार परी पैसों के लिए अपनी देवरानी से नाराज़ हो जाती है। अपनी जेठानी की नाराज़गी देखकर दिव्या आगे से कोशिश करती है कि उसकी जेठानी के पैसे कम से कम ही खर्च हो। दीदी आप रहने दीजिए, इस बार बिजली का बिल मैं भर दूंगी। ठीक है, और पानी का बिल? फिक्र मत कीजिए, वो भी मैं भर दूंगी। ये सुनकर परी को बहुत अच्छा लगता है, पर कोमल अपनी चाल चलती है और दोनों देवरानी जेठानी के बीच की हो रही सुलह को ख़त्म कर देती है। देख रही है ना परी बेटा, कितनी चालाक है तेरी देवरानी। जानबूझकर इस महीने पानी और बिजली का बिल भर रही है, क्योंकि इस बार बिल कम जो आया है। देखना, अगली बार ये दोनों बिल तेरे सर मारेगी। अभी घर का राशन तो बाकी ही है। पर मौसी, मुझे नहीं लगता कि मेरी देवरानी पैसों का हिसाब रखती होगी। अरे परी बेटा, तूने अभी दुनिया नहीं देखी, पर तेरी मौसी ने देखी है। बस तू आगे आगे देखती जा, कैसे मैं तेरी देवरानी का असली रूप तेरे सामने लाती हूँ। परी को किसी पर विश्वास नहीं होता, पर वो हर समय अपनी मौसी के साथ रहती और उन्हीं की बातों पर विश्वास करती। इसी तरह से पूरा महीना बीत जाता है और घर में राशन भरवाने का समय आ जाता है। पूरे महीने का राशन क्योंकि एक साथ आता है, इसलिए परी और दिव्या हिसाब करने के लिए बैठ जाती हैं। बहू, घर का पूरा राशन आ गया ना? एक बार हिसाब भी कर ले, कहीं पैसे इधर उधर तो नहीं हुए। हाँ माँ जी, मैं बस अभी हिसाब करती हूँ। आटा, चावल, चीनी के पैसे मैंने दिए थे और ये दाल, नमक, चाय पत्ती के पैसे दिव्या ने दिए थे। उसके बाद हमने बाथरूम का कुछ सामान लिया, उसके पैसे भी मैंने दिए। उसके बाद मैंने और दिव्या ने अपने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, जिसमें से सिर्फ दिव्या ने 500 रुपये दिए। दीदी इस बार आप कैसे हिसाब कर रही हैं? मैंने इतने दिए, आपने इतने दिए। पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। हाँ, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पर अब मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि हमेशा मेरी जेब से ही पैसे जाते हैं। और इस बार भी जो राशन भरा गया है, उसमें भी मेरी जेब से ही पैसे गए हैं ज़्यादा। तुम्हारा क्या गया है? इसलिए हिसाब बराबर का होगा। मैंने 3000 एक्स्ट्रा दिए हैं, अब तुम्हें उसमें से 1500 रुपये मुझे और देने हैं, ताकि हम दोनों का राशन में हिसाब बराबर हो सके। ठीक है दीदी, अगर आप इतना ही हिसाब किताब कर रही हैं तो पानी का बिल और बिजली के बिल का भी हिसाब कर लेते हैं। बिजली का बिल 2000 मैंने भरा और पानी का 1500, तो उस हिसाब से हो गए 3500। अब एक काम कीजिए, मेरे 1500 उसमें से काट लीजिए और बाकी के पैसे अब आप मुझे रिटर्न कीजिए। अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ जी, जो हुआ है आपकी छोटी बहू को हुआ है। जब हमेशा मेरी जेब से पैसे जाते थे तब तो ये कभी कुछ नहीं बोलती थी, और इस बार जब इसकी जेब से पैसे निकल गए तो इसे बड़ा दुख हो रहा है। इस तरह से दोनों देवरानी जिठानी घर के राशन के लिए लड़ने लग जाती है, और ये देखकर परी की मौसी को बड़ा मज़ा आता है और वो दूर खड़ी होकर इस लड़ाई के मज़े लेती। तो ठीक है, फिर हमारी बानी को भी आपका बेटा रणदीप बहुत पसंद आया है। वैसे पंडित जी के कहने के अनुसार अगले 2 हफ्ते तक ही शुभ मुहूर्त है, उसके बाद तो सीधा 6 महीनों के बाद शुभ मुहूर्त है। हाय नहीं, ये तो बहुत ही लेट हो जाएगा। बेचारे हमारे बच्चे इतनी बड़ी लंबी जुदाई सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों रणदीप और बानी बेटा? क्या माँ, आप भी ना। अरे इन दोनों की शादी तो हम अगले हफ्ते ही करा देंगे। इस पूरे हफ्ते शॉपिंग होगी और फिर अगले हफ्ते शादी की रस्में और शादी। लेकिन देविका जी, विशंभर जी, हमारे यहाँ ऐसा है कि लड़के वाले लड़की को खरीदारी कराने के लिए ले जाते हैं और लड़की वाले लड़के को, और आप लड़की वाले हो तो फिर जी जी, हम समझ गए फाल्गुनी जी, आप क्या कहना चाहती हैं। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो फिर यही सही, हम रणदीप को और आप सबको शॉपिंग कराने ले जाएंगे। फिर आप हमारी बानी को ले जाइएगा, हम और बानी के पापा अपनी शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है फाल्गुनी जी, सुभाष जी? जी जी, होने वाले समधी जी, समदन जी, हमें आपकी इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा खुशी है। बस ये शादी ठीक से हो जाए। बानी और रणदीप की शादी तय हो जाती है। रणदीप के घर में माँ फाल्गुनी, पापा सुभाष और बहन अंकिता होते हैं। वहीं बानी के घर में माँ देविका और पापा विशंभर। अब शादी की शॉपिंग के लिए ये तय होता है कि लड़के वाले लड़की वालों की शॉपिंग कराएंगे और लड़की वाले लड़के वालों की।
शॉपिंग को जाने से एक दिन पहले बानी और रणदीप एक दूसरे को बाहर मिलते हैं। देखिए बानी जी, मैं आपको इतना नहीं जानता। इनफैक्ट आज हम पहली बार ही अकेले में मिल रहे हैं, वो भी दूसरी बार। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा। मैं जानता हूँ हर कोई यही घिसा पिटा डायलॉग बोलता है, बट आई रियली मीन इट, ट्रस्ट मी। मेरे घर वाले, मेरी माँ, पापा, बहन सभी अच्छे और नेक दिल स्वभाव के हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा और परफेक्टली बेस्ट शादी वाला ससुराल मिलेगा, विदाउट एनी डाउट। ये सारी बातें मैं जानती हूँ रणदीप जी, हाँ प्लीज़ मुझे किसी टीचर या इंस्ट्रक्टर की तरह एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, चिल। थैंक यू। यहाँ के बाद वो बीच वाले रास्ते चलते हैं, वहाँ के गोलगप्पे दुनिया के सबसे बेस्ट गोलगप्पे हैं। ऑल राइट, चलते हैं। बानी और रणदीप घूमते हैं और फिर अगले दिन जब लड़की वाले यानी देविका, विशंभर और बानी फाल्गुनी, सुभाष, रणदीप और अंकिता को शादी की खरीदारी करने के लिए ले जाते हैं, तब मार्केट में ये देख रणदीप बेटा, ये वाला रंग बहुत जच रहा है तुझ पर, और ये रंग शगुन का रंग भी है, इसे ही खरीद। ऐसी शेरवानी तुझे इस पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन माँ, ये तो एक डिज़ाइनर शेरवानी है जो कि काफ़ी महंगी है। अरे सस्ते महंगे को देखता रहेगा तो दिन सा रात हो जाएगी। शादी जीवन में एक ही बार होती है, अब तू क्या 10 बार शादी करेगा? नहीं ना, तो एक ही बार में हो जाने दे, जितना भी खर्चा होना है वो। क्या देविका जी? हाँ हाँ जी हाँ, खरीद लो बेटा रणदीप। फिर पूजा की दुकान में जाने के बाद माँ ये देखो, ये चांदी की थाल कितनी प्यारी है, इसे हम तिलक की रस्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना? क्या तू भी अंकिता, सच में दोनों के दोनों पता नहीं किस पर गए हैं। मेरा तो एक भी गुण नहीं है इनमें। अरे चांदी पीतल का ज़माना गया अभी, अब इतने अच्छे समधी समधन जी मिले हैं, वो थोड़ी ना हमें ये रूखे सूखे चांदी वाले पूजा के बर्तन इस्तेमाल करने देंगे। क्यों देविका जी, विशंभर जी? आप तो हमें सोने के बर्तन ही दिलाओगे ना, क्यों? बोलिए बोलिए। जी जी, ले लीजिए। ठीक है भाई साहब, मुझे सारा सामान सोने का ही चाहिए। और हाँ, वो 50-100 वाला नहीं, हाँ 1000 वाला कुमकुम का डिब्बा देना। शगुन के लिफाफों पर हम उसी कुमकुम से टीका लगाएंगे, क्यों जी? हाँ फाल्गुनी जी। फाल्गुनी ऐसे ही लालच में आकर बानी के घर वालों का बजट जाने बिना ही महंगे से महंगे कपड़े, जेवर और बाकी का सामान खरीदती है, और बेचारी देविका और विशंभर कुछ कह भी नहीं पाते। घर जाकर फाल्गुनी खुशी से झूमने नाचने लगती है और गरबा करने लगती है। हेलो हेलो माँ, ये आपको क्या हो गया है? शादी तो अगले हफ्ते है और आपके पैर अभी से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अरे मेरी प्यारी दुलारी अंकिता, जब हमारे घर पे पहली बार इतना सारा सामान आया है, वो भी महंगा महंगा, तो फिर खुशी से नाचना, झूमना और गाना तो बनता ही है। चल तू भी ठुमके लगा। मैं नहीं लगा रही कोई ठुमका वुमका, और आप भी ना अपनी एनर्जी संभाल कर रखिए, अभी से ही वेस्ट मत करिए, अगले हफ्ते के लिए बचाएंगी तो फिर काम भी आएगी ना। अरे अब तो तेरी माँ रोज़ ठुमके लगाया करेगी अंकिता, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसा शादी वाला ससुराल मिला है जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बार बस रणदीप और बानी की शादी हो जाए, फिर देखना कैसे खर्चा करवाती हूँ मैं मेरे बेटे के ससुराल वालों से। दे ताली। अब अगले दिन बारी आती है लड़के वालों की बानी को शॉपिंग कराने ले जाने की। तभी शादी की दुकान में फाल्गुनी बानी की पसंद नापसंद के बारे में पूछे बिना उसके लिए कोई भी बेकार सी साड़ी ले लेती है जो एकदम सस्ती होती है। वाह 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 वाह, हाय नी, इस साड़ी को ना तू मेहंदी के फंक्शन में पहनना बेटा। लेकिन आंटी जी, ये डिज़ाइन तो बहुत ही ओल्ड स्कूल और कॉमन सा है, और कलर भी इतना उठकर नहीं दिख रहा है, एकदम फीका फीका सा है। मैं समझ सकती हूँ बेटा तू क्या कहना चाहती है, लेकिन शगुन अपशगुन, शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र, ये सब चीज़ें भी तो मायने रखती है ना बेटा।
और शादी के वक्त तो इन सबको नज़र रखते हुए ही शादी ब्याह की शॉपिंग की जाती है। और ये रंग काफ़ी शुभ है, बुरी नज़र से बचाता भी है। फाल्गुनी बानी को वो बेकार सी साड़ी खरीद कर देती है। फिर ज्वेलरी शॉप में, देखिए तो रणदीप जी, ये वाली अंगूठी कितनी सुंदर है, ले लो इसे ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये आपकी खूबसूरत उंगलियों को और भी निखार रही है, बहुत शानदार लग रही है, यही ले लीजिए। ठीक है रणदीप जी। तभी फाल्गुनी फौरन ही चालाकी से उस अंगूठी का दाम देख लेती है और महंगा दाम देखकर वो अपना ड्रामा फिर से शुरू कर देती है और झूठ मूठ का नाटक करते हुए बानी से कहती है, अरे बाप रे बानी बेटा, इस अंगूठी को ना मत पहनो, अभी निकालो इसे अपनी उंगली से। लेकिन क्यों आंटी जी? अरे मैंने कहा ना निकालो बेटा। ओके ओके ठीक है। बानी उस अंगूठी को अपनी उंगली से निकाल देती है। अब तो निकाल दी, अब तो बताइए क्या बात है, क्यों उतरवाई मेरी उंगली से आपने वो अंगूठी? माफ़ करना बेटा, मैं यूँ, पर मैंने जो कुछ भी किया ना रणदीप और तुम्हारे भविष्य के लिए ही किया है। दरअसल ये अंगूठी जो तुमने चुनी है ना, ऐसी अंगूठी बिल्कुल ही ना लेना, ऐसा हमारे पंडित जी ने कहा है, क्योंकि इस प्रकार की अंगूठियाँ व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलें लाती हैं। लेकिन माँ, अरे चुप रह, वरना थप्पड़ लगा दूंगी सीधे गाल पे। तुम जैसी नई पीढ़ी को इन सब बातों में भले ही विश्वास ना हो, लेकिन हम तो इन सब बातों को बहुत मानते हैं ना। बानी थोड़ी सी उदास हो जाती है। फाल्गुनी अंगूठियों के सेक्शन में यहाँ से वहाँ चालाकी से नज़रें घुमाते हुए सबसे सस्ते दाम वाली अंगूठी ढूंढ लाती है। ये सबसे कम दाम वाली है, इसी को चिपका देती हूँ इस कलमुही को। फिर फाल्गुनी उन अंगूठियों में से एक बहुत ही सस्ती अंगूठी निकालती है और उसे शुभ और पवित्रता का प्रतीक कहकर ऐसे ही मक्खन मसाला लगाकर बानी को दे देती है। इतना सारा सस्ता और बेकार सामान मिलने के बाद बानी को आखिरकार फाल्गुनी का लालच समझ में आ जाता है। हमारे टाइम पे तो हमने इतनी अच्छी और महंगी शॉपिंग करा के दी इन सबको, और अभी ये फाल्गुनी आंटी मेरे मत्थे ये सारा घटिया सामान डाल रही है। अभी से ही अगर मेरी होने वाली सास इतनी लोभी है तो आगे जाकर तो ये कितनी लालची हो जाएंगी। बानी के दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं और बहुत ही ध्यान से और सोच विचार करने के बाद वो शादी करने से इनकार कर देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? बानी ऐसे एंड टाइम पे कैसे मना कर सकती है शादी को? बनिए ना और लालची, आपको आपके लालच के आगे दुनिया की कोई चीज़, कोई जज्बात ही नहीं समझ में आते। मेरी अच्छी खासी शादी होने वाली थी, वो भी आपकी वजह से टूट गई माँ। कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि लालच बुरी बला है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, ना कि लालच के प्रकोप में आकर बिगड़ना चाहिए।